कभी सोचा है कि इतिहास की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हो सकती हैं। एक जो सोने के अक्षरों में लिखी गई हो और दूसरी मिट्टी में। आज हम प्राचीन भारत की इन्हीं दो कहानियों में उतरने वाले हैं, एक राजाओं की और दूसरी उन लोगों की जिन पर वो राज करते थे। तो सवाल ये उठता है कि हमें उन सम्राटों के बारे में पता कैसे चलता है जिन्होंने करीब 1500 साल पहले राज किया था। उनकी जीत, उनकी दुनिया, आखिर ये सारी जानकारी हम तक पहुंची कैसे? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही खास शब्द में छिपा है, प्रशस्ति। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है प्रशंसा में। ये सिर्फ कोई मामूली शिलालेख नहीं थे, ये असल में उस जमाने की ऑफिशियल प्रेस रिलीज की तरह थे, जिन्हें दरबारी कवि लिखते थे, सिर्फ और सिर्फ राजा की शान में और उनकी उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसी ऑफिशियल कहानी को देखते हैं, जो इन प्रशस्तियों के जरिए हमें बताई गई है। ये राजा की कहानी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो चाहते थे कि दुनिया इसे याद रखे। और इसका शायद सबसे जबरदस्त उदाहरण है गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त की कहानी। उनकी कहानी इलाहाबाद के एक अशोक स्तंभ पर खुदी एक लंबी कविता के रूप में अमर है, और इसे लिखा था लगभग 1700 साल पहले उनके दरबारी कवि हरिशेन ने। और इनमें तारीफ किस हद तक होती थी, ये देखकर हैरानी होती है। हरिशेन ने समुद्रगुप्त को एक ऐसा योद्धा बताया जिसने अनगिनत लड़ाइयां जीती, जो एक विद्वान और बेहतरीन कवि था, और तो और उसे ईश्वर के बराबर भी कह दिया। मतलब राजाओं को लगभग एक सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता था। तो इस प्रशस्ति के हिसाब से समुद्रगुप्त की कहानी आखिर थी क्या? ये नक्शा समुद्रगुप्त के असर को दिखाता है। उनकी प्रशस्ति से पता चलता है कि उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी विदेश नीति अपनाई थी। मतलब अलग-अलग इलाकों के लिए उनकी पॉलिसीज भी अलग-अलग थी। पहली पॉलिसी थी आर्यावर्त के लिए, जो नक्शे पर हरे रंग में दिख रहा है। यहाँ के 9 शासकों को जड़ से उखाड़ फेंका गया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। ये थी सीधी जीत की पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी थी दक्षिणापथ के 12 राजाओं के लिए, जिन्हें नक्शे पर लाल डॉट्स से दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने उन्हें हराया जरूर, पर सरेंडर करने के बाद उन्हें फिर से राज करने की इजाजत दे दी। ये एक तरह की डिप्लोमैटिक जीत थी। और फिर तीसरी और चौथी पॉलिसी थी पड़ोसी राज्यों के लिए। नक्शे पर जो बैंगनी और नीले रंग वाले इलाके हैं, वहां के राजाओं ने उनकी अधीनता मान ली। वो तोहफे लाते थे और अपनी बेटियों की शादी का प्रस्ताव भी रखते थे। ये गठबंधन और अधीनता की एक मिलीजुली नीति थी। हाँ, और समुद्रगुप्त अकेले ऐसे राजा नहीं थे जिनकी इतनी शानदार तारीफ की गई हो। उस दौर के दूसरे बड़े शासकों की कहानियां भी हमें कुछ ऐसे ही सोर्सेस से मिलती हैं। जैसे करीब 1400 साल पहले राजा हर्षवर्धन थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की लिखी जीवनी और चीनी यात्री हुएनसांग के लिखे अकाउंट से पता चलता है। फिर उसी दौर में थे चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, जिनकी तारीफ में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने प्रशस्ति लिखी। एक पैटर्न दिख रहा है ना? दरबारी कवि और यात्री ही हमें राजा की कहानी सुना रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या राजा की ये शानो शौकत ही पूरी कहानी थी? महल की दीवारों के बाहर असल में जिंदगी कैसी थी? आम लोगों का क्या होता था? तो चलिए अब इस शाही दरबार से बाहर निकलते हैं और आम लोगों की जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें बिल्कुल अलग तरह के सुरागों को देखना होगा, जो एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। उस दौर के समाज में जो बंटवारा था, उसे समझने का एक दिलचस्प तरीका है भाषा। कालिदास जैसे महान कवियों के नाटकों में राजा और ज्यादातर ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, लेकिन बाकी सब, जिसमें औरतें भी शामिल थीं, वो प्राकृत बोलते थे, जो आम लोगों की भाषा थी। ये समाज में एक साफ बंटवारे की तरफ इशारा करता है। चीनी यात्री फाशियन ने समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों की कठोर हकीकत के बारे में लिखा है। उन्होंने अछूतों के बारे में बताया कि जब उन्हें शहर में आना होता था तो वो लकड़ी के एक टुकड़े को बजाते थे, ताकि लोग उस आवाज को सुनकर उनसे छू जाने से बच सकें। यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू दिखते हैं। एक तरफ एक सिक्का है जिसमें समुद्रगुप्त को बड़े आराम से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, एक कलाकार राजा। और फिर दूसरी तरफ राजा की विशाल विनाशकारी सेना की हकीकत है, जो जब चलती थी तो अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ जाती थी। और सोचिए, बाणभट्ट, जो खुद एक दरबारी कवि थे, वो राजा की सेना के चलने का एक चौंकाने वाला ब्यौरा देते हैं। उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया धूल के गड्ढे में डूब जाती थी।
सेना अक्सर गांव वालों की झोपड़ियों को रौंद डालती थी और उनके लिए खौफ का दूसरा नाम थी। शाही ताकत की ये एक बहुत बड़ी कीमत थी जो आम लोगों को चुकानी पड़ती थी। तो हमारे पास ये दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ राजा का गौरव और दूसरी तरफ आम लोगों का संघर्ष। इन दोनों को एक साथ जोड़ता क्या था? वो थी साम्राज्य को चलाने वाली मशीनरी, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? देखिए, सिस्टम कुछ ऐसा था कि कई जरूरी पद खानदानी हो गए थे, मतलब पिता के बाद बेटे को मिलते थे। कभी-कभी तो एक ही इंसान के पास कई पावरफुल पद होते थे। लोकल लेवल पर शहर के व्यापारी, बैंकर और बड़े लेखक काफी असर रखते थे। और फिर थे सामंत। ये मिलिट्री लीडर होते थे जो राजा को सैनिक देते थे और बदले में उन्हें जमीन मिलती थी, जिससे वो खुद भी बहुत ताकतवर हो जाते थे। तो यही था वो पूरा सिस्टम जो राजा के बड़े बड़े सपनों को देश के संसाधनों और लोगों से जोड़ता था, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। आखिर में इस सबसे एक बात तो साफ हो जाती है कि इतिहास एक मोज़ेक की तरह है। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें अलग-अलग और कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट नजरियों को एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। सिर्फ राजा की प्रशस्ति पढ़ने से हमें कहानी का बस एक ही हिस्सा पता चलेगा। ऑफिशियल कहानी तो इस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। तो अगली बार जब हम इतिहास को देखें तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, हम किसकी कहानियां पढ़ रहे हैं और किसकी आवाजें, किसके अनुभव शायद हमेशा के लिए खो गए हैं।